सभी सम्मानित जन, जिस विशेष उद्देश्य को लेकर हम सभी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं अपने मुख्य कार्याधिकारी माननीय श्री विकास चतुर्वेदी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और अपनी सम्मानित सभी अतिथियों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट, जिसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय श्री विकास चतुर्वेदी जी। ये पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट है, जिसकी एक प्रति सामने सम्माननीय अतिथियों के समक्ष अवलोकन के लिए रखी गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में पिछले एक साल में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो भी एक संस्था के रूप में हमने कार्य किया है, उसके एक एक अंश का, एक एक ट्रांजैक्शन का इस ऑडिट रिपोर्ट में अवलोकन किया गया है और उसको पुनरीक्षित किया गया है और उसी के आधार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो जो कुछ भी प्रेजेंटेशन में आपको बताया जाएगा वो पूरा का पूरा इसमें सन्निहित है, उसका सारांश आपको बताया जाएगा और आप यदि चाहें तो इसका समग्र अवलोकन भी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर कर सकते हैं। ये हमारे कार्यालय में सभी के अवलोकन के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। तो इस विश्वास से कि जो कुछ मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ इस ऑडिट रिपोर्ट में सन्निहित है, इस भाव के साथ इस प्रेजेंटेशन को लेने का कष्ट करें। आदरणीय गुरुजी हमारे, जिनकी प्रेरणा, जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक आए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी मंगल कामना है। ये जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, ये कंपनी के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन और टैन नंबर। ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा है। हमारे पास जो सेविंग अकाउंट है वो कॉमन सेविंग अकाउंट है जो 4% हम देते हैं, जिसमें मिनिमम अकाउंट वैल्यू 1000 रुपये होना चाहिए। और एक पावर सेविंग अकाउंट है जो मिनिमम बैलेंस उसमें 5000 होना चाहिए और 6% सेविंग इंटरेस्ट उसमें जनरेट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट जो होती है, जो हर महीने लोग चलाते हैं, उसका इंटरेस्ट अब 10% है। कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटे व्यापारी जो 100 रुपए प्रतिदिन जमा करते हैं, उनका इंटरेस्ट 9.5 है अप टू, जो मिनिमम 6% से 9.5 पर जाता है 5 साल के लिए। और जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है वो 10.75 है। अब मैं आपको थोड़ा एक MIS भी है जो 10% पर है। ये जो रेट आप देख रहे हैं ये नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर से थोड़े ज्यादा है। नॉर्मल बैंकिंग में अभी जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 से ज्यादा नहीं है। एज पर निधि रूल्स हमें 2% ज्यादा इंटरेस्ट देने की पात्रता है। तो उसी आधार पर ये सारे इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, इनको प्रदर्शित हो रहे हैं। और इसमें महिलाओं को और सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष के ऊपर हैं, महिलाएं किसी भी उम्र की हो, बचत की आदत उनमें रहती है। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी आमतौर पर बचत करते हैं क्योंकि उनके पास भी कोई खर्चे ज्यादा नहीं होते। तो इन सब लोगों के लिए ये 2% का भाव लगाया गया है। अब ये इस बार का हमारा जो हमने हमारे निधि मूल्य कहता है कि जिस दिन हम ये काम कर रहे हैं, जिस दिन ये मीटिंग हो रही है, उसके कम से कम 25 दिन पहले हमें स्थानीय समाचार पत्रों में और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करना होता है, सभी को आम सूचना देने के लिए कि ये कार्यक्रम हम आज 29 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसका एक एजेंडा आपके सामने में रख रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है कि 31 मार्च 2024 तक कंपनी की बैलेंस शीट को स्वीकार करना, प्रस्तुत करना और उस पर विचार करना।
दूसरा है 31 मार्च 2024 तक की स्थिति में लाभ हानि विवरण के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना। और तीसरा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक श्री पंकज हिमथानी एवं एसोसिएट्स की नियुक्ति को अनुमोदित करना। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये पंकज हिमथानी एंड एसोसिएट्स ने बनाई है, तो हम उनको नियुक्ति को अनुमोदित भी करेंगे कि हाँ उन्होंने इस कार्य को किया। और विशेष विषय में अन्य कोई विषय बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से और उनकी सहमति से। इसमें एक विषय मैं अभी प्रस्तावित कर रहा हूँ और उसकी रूपरेखा भी आपके समक्ष रखूंगा, और वह है हमारी एचआर पॉलिसी। कारण उसका ये है कि जब एक शुरुआत में जब हम काम कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने थी, उनको कंप्लीट करते करते अब जब कंपनी इस स्तर पे आ गई है कि जहां पर हम एक कंसोलिडेटेड चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सुनियोजित एचआर पॉलिसी भी कंपनी की होना चाहिए। पिछले दिनों इस तरह का आग्रह कई नोटिसों के माध्यम से स्थानीय श्रम विभाग के द्वारा हमें दिया गया, जिसका यद्यपि हमने समुचित जवाब भी उनको प्रेषित किया है और वो संतुष्ट भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक पॉलिसी यदि होगी तो शायद बेहतर होता है, ताकि यदि कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो हम उन्हें बता तो सकें कि हमारी ये पॉलिसी है। तो एक एचआर पॉलिसी इस बार हम आप लोगों के सामने रखेंगे और उसका भी अनुमोदन आपसे चाहेंगे, और जो ये ऑडिट रिपोर्ट है इसके भी अंश आपके सामने रखे जाएंगे और इसका भी अनुमोदन आपसे मांगा जाएगा। आप सभी से आग्रह ये रहेगा कि हाथ उठाकर वॉइस वोट के द्वारा आपको इसका अनुमोदन करना है। हाथ उठाकर वॉइस वोट के द्वारा इसका अनुमोदन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले एक साल में जो हमने मेंबर्स ऐड किए हैं। टोटल मेंबर्स ऐड किए हैं 124। फर्स्ट क्वार्टर में 54, सेकेंड क्वार्टर में 30, थर्ड क्वार्टर में 35 और फोर्थ क्वार्टर में केवल 5। ये जो रीजन ये रहा एकदम डिक्लाइनिंग जो हो गई, एक्चुअली 200 मेंबर होना चाहिए थे। दिसंबर में एक बड़ी अप्रत्याशित स्थिति का हमें सामना करना पड़ा, जिसके लिए हम यद्यपि पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। भारत सरकार का एक सर्कुलर आया अचानक और उन्होंने कहा कि एक NDH 4 एक नया अनुमति है सरकार की तरफ से जो उन्हें लेनी पड़ेगी भारतवर्ष में काम करने वाली सभी निजी कंपनियों को। हम लोगों ने अपने तमाम जो भी हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करते हैं, और जो भी हमारे उन्होंने नॉर्म्स बताए हैं उन सभी को उन्होंने उसमें दोबारा जानकारी मांगी थी। हमने दोबारा जानकारी भर के उसको दी, लेकिन एट रेंडमली उन्होंने पूरे भारतवर्ष में किसी भी कंपनी के NDH 4 को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर हम बाकायदे इसको लेकर हाई कोर्ट गए, और आपको बताते हुए मुझे ये खुशी भी है और गर्व भी है कि पूरे भारतवर्ष में केवल हमारी ही कंपनी, आपकी ही कंपनी ऐसी है जिसको किसी हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, काम करने की अनुमति दोबारा की है। उसका कारण ये है कि जब उन्होंने देखा कि सारे पेपर्स प्रॉपर ऑर्डर में जैसे होते होने चाहिए वैसे लगाए गए हैं, और पूरे भारतवर्ष में किसी भी दूसरी कंपनी को काम करने की अनुमति नहीं थी मिली। केवल हम ही लोग हैं जिनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने दोबारा परमिशन दी कि आप अपना काम सफलतापूर्वक जारी कर सकते हैं। इसका यही कारण है, जैसे कि आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष हम प्रॉपर नियम से AGM आयोजित करते हैं, प्रॉपर एक अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, सारी चीजें। और अब हमने जैसे HR पॉलिसी का जो जिक्र किया वो भी इसी का एक पार्ट है। या जो जहां जो कमियां समझ में आती हैं, ये जो आप लोगों से हमें मूल्यांकन प्राप्त होता है, उन सब चीजों को हम अपने कार्य में डालते हैं, जिससे वो कार्यशैली और अच्छी हो और आगे के वर्षों में एक लोगों के मन में विश्वास का दूसरा नाम बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड हो जाए। अब ये ईयर वाइज एनालिसिस है। 2021 में हमने 323 मेंबर जोड़े थे, 2022 में 227, 2023 में 347 और अब 2024 में 124। अब बात करेंगे हम जो हमारे प्रतिवर्ष डिपॉजिट्स हम लेते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं पूरे उनके बारे में बात करेंगे। अप्रैल में जो शुरुआत होती है वर्ष की, हमने हमारे पास जो डिपॉजिट्स आए जिसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट,
डेली डिपॉजिट और मंथली इनकम प्लान थे। 96,59,076 रुपए का हमारे पास डिपॉजिट आया और उसकी अगेंस्ट में 1,25,221 रुपए का हमने पेमेंट भी किया है। मई में ये डिपॉजिट रिसीविंग जो है वो 1,49,32,561 रुपए का हुआ और 1,42,21,798 रुपए का हमारा पेमेंट हुआ है। जून में 1,15,60,614 और पेमेंट हुआ है हमारा 88,60,228 का। जुलाई में 81,29,519 रुपए का की रिसीविंग हुई और 77,87,732 रुपए का पेमेंट हुआ है। अगस्त में 81,12,357 की रिसीविंग हुई और 76,98,433 रुपए का हमने पेमेंट किया। सितंबर में 90,58,126 रुपए की रिसीविंग हुई और 79,14,190 रुपए का हमारा पेमेंट हुआ है। अक्टूबर में 80,42,086 रुपए की रिसीविंग हुई और 78,84,671 रुपए का हमारा पेमेंट हुआ है। नवंबर में 92,85,194 रुपए की रिसीविंग हुई और 90,92,183 रुपए का हमने पेमेंट किया है। दिसंबर में 70,46,702 रुपए की रिसीविंग हुई और पेमेंट ज्यादा हुआ थोड़ा, पहली बार 85,88,939 रुपए का। जनवरी में 73,79,421 रुपए की रिसीविंग हुई, उसकी अगेंस्ट में 65,18,118 रुपए का पेमेंट भी किया गया। फरवरी में 64,95,288 रुपए की रिसीविंग हुई और 74,17,839 रुपए का पेमेंट किया गया। मार्च में ये बढ़ के 1,29,04,278 रुपए की रिसीविंग हुई और 1,16,90,051 रुपए का टोटल हमने पेमेंट भी किया है। इस तरह से जो टोटल इनफ्लो अमाउंट यानी जो पैसा हमने रिसीव किया है वो टोटल 10,85,90,622 रुपए है और जो पेमेंट हमने लोगों के किए हैं 10,76,99,403 रुपए के। तो आप देखेंगे कि रिसीविंग और पेमेंट दोनों साइमल्टेनियसली बराबर से पूरे ध्यान से किए जाते हैं ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई असुविधा किसी भी व्यक्ति को ना हो। बैंकिंग स्टैंडर्ड जो बैंकिंग प्रोसीजर है उसमें दोनों चीजें का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम पेमेंट्स भी प्रॉपर लें और जो हमारी जो पेमेंट्स भी प्रॉपर करें और जो रिसीविंग है वो भी प्रॉपर हो। अब यदि हम इसको ईयर वाइज एनालिसिस करके देखें तो आप देखेंगे कि 2020 से 2024 के बीच में, जैसे 2020 की हम बात करें तो 8,91,35,457 रुपए का टोटल हमारा रिसीविंग थी हमारी, जो 2021 में बढ़ के 9,42,59,122 हो गई। 2022 में ये 10,32,47,445 हो गई। 2023 में 95,26,000 9,52,69,688 सॉरी, और 2024 में अभी तक का ये हाई टाइम है 10,85,90,622 रुपए का। इसी तरह से यदि हम पेमेंट की बात करें, आउटफ्लो जो पैसा हमारे यहाँ से बाहर गया 2020 में 7,54,22,188 रुपए का हमारा पेमेंट हुआ। 2021 में 8,68,71,610 रुपए का पेमेंट हुआ। 2022 में 9,46,83,144 रुपए का पेमेंट हुआ। 2023 में 9,25,52,565 रुपए का पेमेंट किया।
और 2024 में 10,76,99,403 रुपए का। तो इस तरह से ये 2020 से 2024 तक का एक पिछले 5 वर्षों का पूरा लेखा जोखा आपके समक्ष ये दिया गया। इसके बाद बात करते हैं जो रिसीविंग हम लेते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन कैसे होता है फंड का। तो मैं आपको बता दूं कि निधि एक्ट के अंतर्गत हमें केवल और केवल एक ही तरीके से उस फंड को यूज करने की पात्रता है और वो है केवल और केवल लोनिंग। लोनिंग भी आमतौर पर मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए की जाती है जो किसी भी रूप में बैंकिंग प्रोसीजर में लोन नहीं ले पाते। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इस शहर में जो जितने भी ई रिक्शे आप चलते हुए देख रहे हैं, कम से कम 90% ई रिक्शे प्रारंभ से ही हमारे द्वारा फाइनेंस किए गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो बेरोजगार थे या जिनके पास रोजगार का अभाव था या कोरोना काल के दौरान जिनका चलता हुआ रोजगार बंद हो गया था, उन सभी को एक रोजगार सृजन का कार्य भी हुआ और साथ में इस शहर में पॉल्यूशन फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई। जो मुझे लगता है उसके पहले जो भी चलते थे वो पॉल्यूशन के साथ ऑटो चलते थे धुआं छोड़ते हुए, तो ये जो धुआं का जो माहौल था वो खत्म हो गया है। ये रिक्शे आपको पूरे शहर में यद्यपि अब तो लोग बोलने लगे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह हो गए हैं, वो एक समय की बात है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम लोगों ने की। उसके बाद फिर ग्रेजुअली दूसरी फाइनेंशियल यूनिट्स उसमें आई। अब तो बैंकिंग सेक्टर भी इसमें आ गया है और स्टेट बैंक भी ई रिक्शा फाइनेंस करने लगा है जो प्रारंभ में नहीं करता था। लेकिन ये भी सही है कि वो लोग करते जरूर है और बाद में कहीं ना कहीं बैक हो जाते हैं, क्योंकि जो रिकवरी रेट है ई रिक्शे में वो कंपैरेटिवली थोड़ा लो है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारा जो रिकवरी स्टाफ है वो बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छे तरीके से उनकी रिकवरी हम करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं ग्रुप लोन हम बहुत अच्छे देते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को हम ऋण देते हैं और कुछ अच्छे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। एक हमारे बीच में राम प्रकाश वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी मेडिकल एजेंसी चलाते हैं, बहुत सक्सेसफुली बहुत मेहनत करते हैं, खुद पूरे जिले भर में दौड़ते हैं और इनका व्यवसाय चलता है। हमारे सहयोगी हैं, ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। अप्रैल में यदि हम बात करें तो टोटल जो हमारी लोन अमाउंट था वो था 28,80,000 रुपए का हमने लोन बांटा। उसके अगेंस्ट में 20,68,770 रुपए की रिकवरी हुई। मई में हमने लोन अमाउंट हुआ 16,45,000 और 21,06,121 रुपए का की हमने रिकवरी की। जून में 18,08,100 रुपए हमने लोन में बांटे और 23,31,447 रुपए की रिकवरी की। जुलाई में 14,95,000 रुपए का हमने लोन बांटा और 19,03,206 रुपए की रिकवरी की। अगस्त में 17,13,000 रुपए का लोन बांटा और 23,04,839 रुपए की रिकवरी की। सितंबर में 18,55,000 रुपए का लोन बांटा और 18,30,658 रुपए का हमने लोन रिकवरी की है। अक्टूबर में 15,30,000 रुपए का लोन बांटा और 18,40,115 रुपए की रिकवरी भी की। नवंबर में 19,55,000 रुपए का हमने लोन बांटा और 18,33,713 रुपए की रिकवरी हुई। उस टेक्निकल रीजन से तो 16,48,622 रुपए की रिकवरी हुई थी। जनवरी में लोन हुआ था 5,85,000 का और 16,09,865 रुपए की रिकवरी की थी। फरवरी में हमारा जो लोन अमाउंट था वो 15,18,000 रुपए का था और 19,28,052 रुपए की हमने रिकवरी की थी। और मार्च में जो हमारा लोन अमाउंट था वो 11,25,000 का था और उसके अगेंस्ट में 20,30,021 रुपए की हमने टोटल लोन रिकवरी की थी। इस तरह से टोटल जो लोन डिस्बर्समेंट यदि हम बात करें 1,81,09,100 रुपए का लोन डिस्बर्समेंट हुआ और उसके अगेंस्ट में जो रिकवरी हमने कलेक्ट की है 2,34,35,429 रुपए की रिकवरी हमारी नोट की गई। ये यात्रा है जो प्रतिवर्ष अभी भी हमारा ये कार्य जारी है। लोन भी बढ़ा रहे हैं और
साथ में रिकवरी भी बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ लोन्स की यदि हम बात करें ईयर वाइज एनालिसिस पिछले 5 सालों में, 2020 में 199 लोन हमने टोटल बांटे, 2021 में 170, 2022 में 162, 2023 में 194 और 2024 में 169 लोन हमने बांटे, 169 केसेस किए। टोटल मैं अभी आपको चर्चा कर रहा था नंबर ऑफ लोन्स की, पिछले 2024 में 169 लोन हमने किए हैं, केसेस किए हैं। यदि हम लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अमाउंट उसमें इन्वॉल्व रहे 2020 से लेकर 2024 के बीच में, 2020 में 2,28,10,000 रुपए का टोटल लोन हुआ, 2021 में 2,90,02,000 रुपए का लोन हुआ, 2022 में 1,86,53,500 रुपए का लोन हुआ, 2023 में 1,96,05,200 रुपए का लोन हुआ और 2024 में 1,81,09,100 रुपए के टोटल जो लोन हुए हैं, ये लोन अमाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है। और इसी तरह से ईयर वाइज रिकवरी की हम बात करें तो 2020 में 1,21,93,846 रुपए का लोन रिकवरी हुई है, 2021 में 1,88,23,453 रुपए की रिकवरी हुई, 2022 में 2,39,64,796 रुपए की रिकवरी हुई है, 2023 में 2,53,70,745 रुपए की रिकवरी हुई और 2024 में 2,34,35,429 रुपए की लोन रिकवरी हमने की है। अब एक कंपैरेटिव स्टडी मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो अभी 2023 और 2024 में ये खासकर हम लोग करते हैं। इस अवधि में अप्रैल 2023 से 27 सितंबर 2023 तक हमने क्या काम किया और अप्रैल 2024 से 27 सितंबर 2024 अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले तक हमने क्या काम किया। अगर हम न्यू मेंबर्स की बात करें तो 2023 में 82 मेंबर बनाए थे और अभी 30 मेंबर बने हैं। इस पर अभी काम 6 महीने में पूरा होगा। यदि हम ये बात करें कि टोटल जो बिजनेस हमने इस दौरान कलेक्ट किया था 5,06,63,277 रुपए का टोटल बिजनेस कलेक्ट हुआ था अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच में, और ये अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 के बीच में 4,33,90,152 ये वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है उसका फिगर आपको बताया जा रहा है। यदि हम पेमेंट की बात करें तो इस दौरान अगस्त 2023 से अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक 4,82,96,642 रुपए हमने पेमेंट किया और अभी 2024 में अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक 4,25,45,736 रुपए का हम अभी तक ये पेमेंट कर चुके हैं। टोटल यदि हम लोन की बात करें तो 2023 में अप्रैल 2023 से 27 सितंबर 2023 तक 105 लोन हमने अप्रूव किए थे और अप्रैल 2024 में 27 सितंबर 2024 तक टोटल 76 लोन हम अप्रूव कर चुके हैं। इसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है ये अप्रैल 2023 से 27 सितंबर 2023 तक 1,12,81,100 रुपए का अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है और अभी 2024 में बात करें अप्रैल से सितंबर तक का 85,31,000 रुपए का लोन हम बांट चुके हैं। रिकवरी की यदि बात करें तो 2023 में 1,23,88,142 लोन रिकवरी हुई है और 2024 में 99,28,840 रुपए अभी हम रिसीव कर चुके हैं 27 सितंबर 2024 तक। एक हमारी यात्रा 2017 से 2024 तक जो हमने करी है एज ऑन 31 मार्च 2017-18 पहला साल था हमारा और उस समय टोटल जो हमारी रिसीविंग हुई थी डिपॉजिट आए थे 33,46,558 रुपए के। 2018-19 में 1,37,44,881 रुपए हमारे डिपॉजिट हो गए। 2019-20 में 2,74,58,151 रुपए का हमारा डिपॉजिट रहा
2020-21 में 3,48,18,649 रुपए का हमारा डिपॉजिट रहा। 2021-22 में ये बढ़ के 4,33,09,200 रुपए हो गया। फिर 2022-23 में थोड़ा बढ़ा 4,61,10,616 हुआ और 2023-24 में अभी तक का ऑल टाइम हाई 4,69,96,348 रुपए हम डिपॉजिट ले चुके हैं। डिपॉजिट हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से यदि हम एडवांसेस की बात करें, ये वो पैसा होता है जो मार्केट में अभी रनिंग में रहता है। 17-18 की बात करें तो 21,85,211 रुपए केवल हमने लोन में दिए थे। 2018-19 में 67,18,277 रुपए एडवांसेस में गए। 19-20 में ये रकम बढ़ के 2,04,18,841 रुपए हो गई। 2020-21 में 2,73,40,599 हो गई। 2021-22 में 2,91,69,413 और 2022-23 में 2,97,92,154 और आज अभी ये ऑल टाइम हाई है 3,02,43,582। तो ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि कोशिश ये पूरी रहती है कि प्रतिवर्ष हम आपके सामने जब भी आए तो कुछ ना कुछ बढ़त लेकर आए, ताकि आपको ये विश्वास रहे कि आपकी कंपनी सही मार्ग पर चल रही है। अब यदि डिस्बर्समेंट को भी हम देखें किस तरह से रहा, 17-18 में केवल 25,45,000 रुपए के लोन हमने बांटे थे और 2018-19 में 78,65,000 के लोन बांटे। 19-20 में 2,28,10,000 रुपए के लोन बांटे। 2020-21 में 2,90,02,000 के लोन बांटे। 21-22 में 1,86,45,000 के लोन हुए। 2022-23 में 1,96,05,200 रुपए के लोन हुए और 2023-24 में 1,81,09,100 रुपए का हमने लोन डिस्बर्समेंट किया। रिकवरी इसी तरह से हुई। 17-18 में 4,44,930 रुपए की केवल रिकवरी हमने की थी और यदि हम उसके कंपैरिजन में 2024 में देखें तो ये 2,34,35,429 हो गई है। तो अप्रोक्सीमेटली यदि हम बात करें तो ये कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 600% की ग्रोथ है। इस रिकवरी से आज तक अप्रोक्सीमेटली 600% हम बढ़े हैं। नंबर ऑफ लोन्स की यदि हम बात करें, 17-18 में 34 केवल हमने लोन किए थे। 18-19 में 63 बढ़ के हो गए। 19-20 में 199, 20-21 में 170, 21-22 में 162, 22-23 में 194 और 23-24 में 169 लोन हुए। ये जो बीच में कहीं कहीं आप स्लाइड देख रहे हैं, 20-21 में 170, 21-22 में 162, ये वो समय है जब हम सभी लोग, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, अस्तित्व का संघर्ष कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उस कठिन समय में हम लोगों का विश्वास बनाए रखे, अपने साथियों का विश्वास बनाए रखे और सबसे बड़ी चीज होती थी, बहुत कम समय हमें कार्य करने के लिए मिला करता था। हमें 10 बजे से 2 बजे तक का समय मिलता था। 2 बजे अनिवार्य तौर पर कार्यालय बंद कर देना पड़ता था कि आप अपने घर जाएं और घर में बंद रहें। तो एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को भी हमने फेस किया। यद्यपि उस दौरान हमारी लोनिंग भी इफेक्ट हुई, कुछ कम भी हुई, रिकवरी भी कम हुई, लेकिन कुल मिलाकर उस जर्नी को हमने ब्रेक नहीं किया, उस विश्वास को बनाए रखा, अपने विश्वास को भी और अपने साथियों के विश्वास को भी। और आज इसीलिए सभी हम सब लोग आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं। मेंबरशिप की यदि हम बात करें तो 2017-18 में 411 मेंबर बने। 18-19 में 868, 19-20 में 862, 20-21 में 323, 21-22 में 227, 22-23 में 347 और 23-24 में 124 मेंबर हमने नए बनाए हैं। अब ये सब चीजें ग्रेजुअली अभी बढ़ने वाली हैं। अब टोटल यदि हम बात करें, एक समरी आपके सामने रखना चाहता हूं। 23-24 की एज ऑन 31 मार्च टोटल जो हमारे डिपॉजिट्स हैं
वो 4,69,96,348 के हैं और उसके अगेंस्ट में जो हमारे एडवांसेस है 3,02,43,582 का है। हमारा जो कैश रिजर्व है 1,67,52,766 रुपए का है, जिसमें 1,38,00,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट जिसको हम कैश रिजर्व कहते हैं, जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए कंपलसरी होता है कि अपने बिजनेस का टोटल 10% अमाउंट वो रिजर्व में रखे। और उसके अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 23 लाख का कैश रिजर्व है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 42 लाख का कैश रिजर्व है और कोटक महिंद्रा बैंक में 73 लाख का कैश रिजर्व है। टोटल 1,38,00,000 एफडीज के रूप में उपस्थित हैं। ये इस तरह के हैं कि किसी भी पेमेंट को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने देना है और नए बिजनेस के लिए भी हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। बैंक बैलेंस की बात करें करंट में 31 मार्च की डेट में तो 30,65,000 रुपए हमारा बैंक बैलेंस भी था। यानी वो ये अमाउंट है जो ओपन है, जो पर डे हम किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट्स में या दूसरे कार्यों में। ये पूरा लेखा जोखा आपके समक्ष ये मैंने रखा। ये कंपनी की हमारी बैलेंस शीट है पूरी तरह से। As on 31st March, ये पूरा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है बैलेंस शीट का। इसकी पूरी कॉपी यदि आप अवलोकन के लिए चाहें तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में उपलब्ध है। और इसी तरह से ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पिछले साल के मुकाबले कुछ थोड़ा डाउन हुआ है। पिछले साल 3,34,000 इस साल थोड़ा कम हो गया है 8,96,000 के करीब। तो फिगर अभी आपके सामने है, आप इसको व्यक्तिगत तौर पर बैठ के अपन समझ सकते हैं। तो ये समराइज रूप में ये सारी रिपोर्ट जो थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब इसकी चर्चा मैंने की थी, एक ही विषय आप लोगों के समक्ष रखना है, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो हम अपने लेडीज स्टाफ है हमारे पास अभी करंट में 2 लेडीज स्टाफ है, एक छतरपुर में है और एक खजुराहो में है। तो उन सभी को उनके मेल एम्प्लॉइज के इक्वलेंट ट्रीट किया जाता है। किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन या हैरेसमेंट उनके साथ नहीं होता है और सभी को ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने कार्य में पंक्चुअल रहें और रेगुलर अटेंडेंस अपने ऑफिस में दें और जो भी कार्य उनको दिया जाता है उसकी पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। अपने कार्य को किसी भी रूप में किसी दूसरे संगठन के साथ या दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा ना करें जो संगठन के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। हमारा जो बिहेवियर है वो परस्पर एक फैमिली एटमॉस्फेयर में हम काम करते हैं और ऐसी सिचुएशन हमेशा अवॉइड करते हैं जिसमें कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपस में एक दूसरे का हो जाता है। वर्किंग आवर्स हमारी 10:30 से 6:30 के बीच में है। 10:30 से 6:30 हमारी वर्किंग आवर है, जिसमें 2 से 2:30 के बीच में हमारा लंच आवर रहता है और सभी एम्प्लॉइज को ये आवश्यक है कि वो इस टाइम का विशेष पालन करते भी हैं और करें और प्रॉपर उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाती है। और इसके अलावा जो एब्सेंस यदि होती है तो वो प्रॉपर उसको बताते हैं और आगे भी उनसे उम्मीद रहेगी कि वो बताएं। एक हमारी लीव पॉलिसी भी इसमें हुई है। पेड लीव होती है जिसमें कैजुअल लीव होती है, साल में 12 मिलती हैं और सिक लीव यदि कोई बीमार हो जाता तो 10 सिक लीव उसको कैलेंडर ईयर में मिलती है
और अर्नली पे होती है accrued as per statutory regulation based on the length of service। दूसरी कुछ अनपेड लीव होती हैं जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दी जाती हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेड। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट की यदि हम बात करें तो सैलरी एंड वेजेस में ऑल एम्प्लॉय विल रिसीव रेम्युनरेशन एज पर द टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल कवरेज अंडर द कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। Provident fund contributions are made as per applicable statutory regulation। Gratuity provided upon retirement or resignation after a minimum 5 years of service। ये उनको ग्रेचुटी भी इसमें हम प्रावधान बनाने जा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड का भी और ग्रेचुटी का भी। जिन्होंने मिनिमम 5 साल की सर्विस की है उनको ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन भी एज पर एक्ट जो नियम होगा वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट में होता है या दूसरे जो टेक्निकल स्टाफ है वो हमें गाइड करेगा, उसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रेगुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आर कंडक्टेड टू इंश्योर एम्प्लॉइज मीट देयर गोल्स एंड आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। द प्रोसेस इंक्लूड्स एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, साल भर में एक बार रिव्यू होगा, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। गोल सेटिंग एंड फीडबैक, सुपरवाइजर विल वर्क विद एम्प्लॉइज टू सेट measurable objectives and provide feedback on performance। Disciplinary procedures, in the event of any violation of company policy or misconduct, the following disciplinary action may be taken: verbal or written warnings for minor infractions, suspension in case of serious misconduct or repeated violation, termination for severe violation, consistent non-performance or breach of trust। Employees will be given a fair opportunity to respond to any allegation of misconduct। इसी तरह से grievances handling होती है। यदि employees को कोई grievances है तो to raise any concern or grievances through the following procedure: submit a written complaint to the HR department, HR will review and investigate the matter, a resolution will be provided and necessary corrective action will be taken if required। Termination and retirement, termination, employees may be terminated by other party with a 30-day notice or as per the terms of the employment agreement। Causes for termination include but are not limited to misconduct, insubordination and poor performance। Retirement, the official retirement age at Bundelkhand Vikas Nidhi Limited is 58 years। Employees will receive a formal notification 6 months prior to their retirement date and will be provided with all relevant information regarding their retirement benefits। इस पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं और शीघ्र ही सभी के सामने ये रखे जाएंगे ताकि वो उसका उपयोग करें। हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड is committed to providing a safe and healthy work environment। Employees are expected to follow all safety guidelines and procedures, report unsafe condition or hazards immediately, participate in regular safety drills and training sessions। Policy amendment, HR policy may be revised periodically to reflect changes in company operation or update any in labor laws। All employees will be notified of any amendments and the most current version of the policy will be made available। The Bundelkhand Vikas Nidhi Limited Human Resource Policy serves as a guide for maintaining a professional, efficient and positive work environment। By adhering to these policies, we aim to foster a culture of respect, fairness and mutual growth। एक हमारा भी अचीवमेंट हुआ है इस वर्ष, एक माइलस्टोन हमने, जैसे कि अभी हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें एक समस्या ये आ रही थी कि हम जब भी नई जगह पर काम प्रारंभ करना चाहते थे तो हमें फिर से एक नई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती थी। उसके हर बार नॉर्म्स अलग हो जाते थे, उनके लिए हर बार नई सिरे से पूरा कार्य करना पड़ता था। तो एक सहकारिता विभाग के सक्रिय सहयोग से और उसके वरिष्ठ अधिकारी श्री जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके पूरे मार्गदर्शन में एक नया लाइसेंस पंजीयन प्रमाण पत्र हमने लिया है। ये पंजीयन प्रमाण पत्र आपके सामने बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति के माध्यम से ये पंजीयन प्रमाण पत्र हमें प्राप्त हुआ है। प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 क्रमांक 17 सन 1961 की धारा 7 के अंतर्गत बेहद प्रारूप में बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर, पता भगवान निवास, बांगला प्रताप नगर, मार्ग क्रमांक 5 छतरपुर के द्वारा
सहकारी सोसाइटी के पंजीयन के लिए दिया गया आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है तथा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 के अंतर्गत सोसाइटी की पंजीकरण उपविधियों में वेद उपबंधों के अधीन उक्त सोसाइटी का पंजीयन किया गया है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 के अंतर्गत सोसाइटी को सामान्य सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत किया जाकर पंजीकृत किया जाता है। ये लाइसेंस है जो अब आप देखिएगा शीघ्र ही हम पूरे जिले भर में अगले 1 साल में 2 साल में पूरे जिले में अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करेंगे और अगले वर्ष से अब ये जो बुंदेलखंड विकास निधि की एजीएम होती है उसकी जगह हम कोशिश ये करेंगे और प्रयास रहेगा सक्सेसफुली भी करेंगे कि बुंदेलखंड विकास निधि साख सहकारी समिति का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हो, जिसमें आप सभी लोगों के अलावा भी बहुत सारे नए लोग भी इसमें शामिल हो। अभी बड़ा मलहरा में हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है, खजुराहो में हमारा कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। बड़ा मलहरा में एक नई शाखा अगले 1-2 महीने में सक्सेसफुली हम चालू करने जा रहे हैं और धीरे धीरे दूसरे जिले के दूसरे स्थानों जैसे कि नौगांव है, बड़ा मलहरा के बाद बिजावर है और लंकुश नगर है, ऐसे कई क्षेत्रों में हम अपनी शाखाओं को ले जाएंगे और आपका यदि विश्वास रहा तो पूरे जिले भर में हम कार्य भी करेंगे। और जैसे कि पिछली एजीएम में हमने ये घोषणा की थी, एक विजन है, एक मिशन है और एक स्वप्न भी है कि बुंदेलखंड का लोगों का अपना स्वयं का स्थापित किया हुआ एक सहकारी बैंक होना चाहिए, जो इस दिशा में अब हम इसी दिशा में कार्य प्रारंभ करेंगे। ये जितनी भी सोसाइटीज हम बनाएंगे पूरे जिले भर में ये कंसोलिडेट होकर एक दिन एक सहकारी बैंक के रूप में आपको दिखाई देंगी। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, सक्रिय सहयोग भी बहुत आवश्यक है। तो ये आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन दिया और ये ऑडिट रिपोर्ट जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था, इसकी एक कॉपी आपके समक्ष भी रखी गई है। इसके अवलोकन के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं और इसका एक पब्लिक डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अभी हमारी कोशिश होगी कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो पेपर्स में हम पब्लिश कराएंगे इस बार से, ताकि सभी तक समग्र रूप से ये जानकारी जा सके। तो मैं जैसे कि मैंने अभी प्रस्तुतिकरण आपको दिया, मैं चाहता हूं कि ये सदन वॉइस वोट के द्वारा, और कैमरामैन से भी मैं आग्रह करूंगा और जो हमारे साथी मोबाइल लिए हुए हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर का फोटो और वीडियो जरूर बनाएं और कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि वो वॉइस वोट के द्वारा हाथ उठाकर इसका अनुमोदन करने का कष्ट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप ही लोग है ऐसी आपसे उम्मीद की जाएगी। अब मैं वापस एक बार ये पूरा जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है हमारे संचालक श्री सुनील शर्मा जी को सौंपने जा रहा हूँ, वो आए और आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।